केल्विन से ज़्यादा है। 0 केल्विन वाली को तो छोड़ो, लेकिन 0 केल्विन से जिसका भी तापमान ज़्यादा है, 0 केल्विन से, 0 केल्विन सबसे कम तापमान होता है, उससे किसी का भी तापमान ज़्यादा है ना, तो वो भी क्या करेगी, विकिरण उत्सर्जन करेगी। जैसे कि बर्फ़ भी क्या करेगी, विकिरण उत्सर्जित करेगी। सीधी सीधी बात है, विकिरण क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी। क्योंकि आप देख लो, अगर बर्फ़ के पास में जाओगे तो आपको ठंडा महसूस होगा ऑटोमेटिक। तो वो बर्फ़ की वजह से नहीं, वो विकिरण, उसमें उष्मा का स्थानांतरण हुआ है ना, उष्मा स्थानांतरण है ना, उसका उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। इस वजह से पृथ्वी से निकलने वाली ठीक है, विकिरणों का अच्छा परावर्तक है सफ़ेद रंग है। विकिरणों का क्वेश्चन आ जाए, विकिरणों का अच्छा परावर्तक क्या है, सफ़ेद रंग है। एक चीज अपन लेते हैं, उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार का मतलब यही है कि कोई भी जो पदार्थ है वो क्या करेगा, उष्मा पाकर क्या करेगा, फैलेगा, है ना, यही उष्मीय प्रसार है। या तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, या तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, या उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, या उसके आयतन में वृद्धि होगी। तो उष्मा पाकर सामान्य तौर पर क्या करते हैं, पदार्थ फैलते ही हैं, ठीक है ना। कोई विशेष कंडीशन हो सकती है, लेकिन क्या होगा कि पदार्थ क्या करेगा, फैलेगा, सीधी सी बात है। अरे ऊष्मा मिलेगी उसको, ऊष्मा मिलेगी तो अणुओं में क्या होगा, गति करेंगे अणु, ऊष्मा मिलेगी ना, तो अणुओं की क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। गति करेंगे तो दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, या लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, या आयतन आपका बढ़ जाएगा, ये होगा। तो अब अपन इसका जो मेन जो उदाहरण है ना, वो ये लेते हैं कि आयतन इंपॉर्टेंट लेते हैं, क्योंकि ये जल है ना, जल एक तरह से क्या होता है, अपवाद होता है। अब आयतन क्या होता है, अगर आप ताप क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो V भी क्या बढ़ेगा, है ना, आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो सबके लिए, लेकिन जो जल है ना, जल, इसके लिए ये थोड़ा सा क्या है कि टेढ़ा है, ये क्रिटिकल है। अब ये क्या करेगा, असंगत, आपका जो असंगत व्यवहार है ना, वो दर्शाएगा, असंगत व्यवहार दर्शाएगा। क्यों, देखो क्योंकि देखो ताप है ना, ताप बढ़ाओगे आप 4 डिग्री से, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे आप अगर 100 डिग्री तक बढ़ा रहे हो मान लो, ठीक है, तो क्या करेगा, आपका जो V है ना, V बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये सही है, लेकिन आप 0 से अगर 4 डिग्री तक बढ़ाओगे ना, तब ये क्या हो जाएगा, V घट जाएगा आपका। तो यहाँ पर 4 डिग्री पर आपका जो है ना, ये न्यूनतम हो जाएगा आयतन, 4 डिग्री पर आपका न्यूनतम आयतन हो जाएगा, न्यूनतम V। अगर आयतन यहाँ पर न्यूनतम है ना, तो यहाँ पर घनत्व अधिकतम हो जाएगा, ध्यान रखना, घनत्व क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम, है ना, मैक्सिमम हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसका होता है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री तक तो क्या होता है, आयतन घटता है, उसके बाद में फिर कंटिन्यू बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर ये, अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी बढ़ेगा। अगर मैं कह दूँ कि -10 से, अरे मैं कह दूँ -10 डिग्री से यहाँ तक कराया, तो यहाँ तक भी बढ़ेगा, है ना, यहाँ तक भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यही एक ऐसी है, यही कंडीशन ऐसी है कि ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये इसका बहुत ही मस्त इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अभी घनत्व, आयतन, ये वो। अब पूछ ले कि क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 0 डिग्री से 10 डिग्री तक मैंने जल का ताप बढ़ाया, तो क्या होगा, ताप पहले बढ़ेगा फिर घटेगा बाद में बढ़ेगा, पहले ऐसे कुछ ऐसे पूछ लेता है, दोनों समय बढ़ेगा या फिर ऐसे। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो 4 डिग्री है ना, 4 डिग्री यहाँ पर से तो आप बढ़ा रहे हो ना, तो बढ़ ही रहा है ये तो, है ना, अनंत तक बढ़ेगा ये तो, ठीक है। अब कितना भी यहाँ पे लगाओ तो आयतन तो बढ़ेगा ही, लेकिन इससे पहले ये जो 0 डिग्री है ना, यहाँ पर ही बस कुछ क्या होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा कि पहले बढ़ रहा था तो अब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। अब इसका उल्टा घनत्व का पूछ ले, तो घनत्व में क्या हो जाएगा, पहले घनत्व बढ़ेगा फिर क्या होगा, घटेगा। आप जो ताप बढ़ाओगे ना, देखो T समानुपाती V हो गया,
ठीक है। लेकिन T समानुपाती D, डेंसिटी, ये 1/D, 1/D हो जाएगा, क्योंकि V अगर बढ़ता है तो ये घटता है, इसलिए। तो ये इसमें क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके मैं कुछ उदाहरण बता देता हूँ आपके ऊष्मीय प्रसार के। ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण क्या है कि जैसे कोई अपने घरों में जैसे कोई नल है, नल पाइप है ना लोहे का, उसके ऊपर आपको प्लास्टिक का पाइप चढ़ाना है, तो जैसे तो चढ़ता नहीं है वो, तो आप क्या करोगे, उसको गर्म करोगे। तो गर्म करने से क्या होगा, उसका जो त्रिज्या है ना, क्या व्यास है, वो बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। तो आप उसको आसानी से उसके अंदर डाल सकते हो। एक है अपना जो थर्मामीटर होता है, उसके अंदर जो पारा होता है ना, वो ऊष्मा पाकर ही तो फैलता है, वो उसकी हाइट बढ़ जाती है ऊष्मा पाने से, ठीक है। गर्म होने से ही तो वो बढ़ेगा ना, तो वो भी इसका उदाहरण है। एक उदाहरण है रेल की पटरियाँ। रेल की पटरियाँ जब जोड़ते हैं ना, तो उसके बीच में क्या होता है, खाली स्थान छोड़ते हैं। खाली स्थान यही छोड़ते हैं कि गर्मियों में क्या होता है, ऊष्मा पाकर वो फैल जाएंगी ना, तो फैलने के लिए उसको स्थान भी तो चाहिए, इसलिए उसके अंदर छोड़ा जाता है। किसी गुब्बारे को आप गर्म जल में रख दो, तब तो वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा या फैल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप उसको ठंडे जल में रखोगे, तब वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। अपन ने वो देख ली थी, मोलर विशिष्ट उष्मा या विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा या मोलर विशिष्ट उष्मा, वो तो है ही। कैलोरी क्या होती है, 1 सेंटीग्रेड को देखो, कैलोरी है ना, कैलोरी, कैलोरी को देख लो, कैलोरी क्या है, कैलोरी क्या है कि जो 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम पदार्थ है कोई, उसको आप कहाँ तक बढ़ा दो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड को। आप जल ले लो, 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ाओगे ना उसका, जैसे कि 45 है, 45 से आप 46 कर दो, 45 डिग्री से 46 डिग्री कर दो, तो उसका जो उसमें जो आवश्यक उष्मा है वो क्या हो जाएगी, 1 कैलोरी होती है, ठीक है। अब ऐसे ही आप ले लो कि विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट, कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या कर दो, 1 kg कर दो, एकांक द्रव्यमान कह दो आप, या इसको 1 kg कह दो। 1 kg को आप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे, है ना, 1 kg को आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे, तो उसके लिए जो आवश्यक उष्मा है वो क्या है, आपकी विशिष्ट उष्मा है। ऐसे ही आपकी क्या जाती है, मोलर विशिष्ट उष्मा। मोलर विशिष्ट उष्मा क्या हो जाती है, 1 मोल को बढ़ा दो, बस यही काम करना है आपको, 1 मोल, है ना, 1 मोल द्रव्यमान को आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दो, ये इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है, खत्म कहानी यहाँ पे। और इसके बाद में है, हाँ, एक है ये अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन है ही। अवस्था परिवर्तन देखो, अवस्था परिवर्तन क्या होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, कि ठोस से द्रव में जा रहे हो आप, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो द्रव से आप ठोस में आते हो, ठोस से द्रव में जाते हो, ये तो होता है गलन। लेकिन आप द्रव से ठोस में आते हो तो ये क्या हो जाता है आपका, संगलन, संगलन हो जाता है आपका। अवस्था परिवर्तन, तो अवस्था परिवर्तन में देखो, यहाँ पे लेते हैं ठोस, यहाँ पे लेते हैं द्रव, यहाँ पे लेते हैं गैस। अगर ठोस से द्रव में आ रहा है तब वो क्या हो रहा है, गल रहा है, तो गलन। अगर द्रव से ठोस में जा रहा है तब वो क्या हो रहा है, जम रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, संगलन, यानी कि गलन का उल्टा संगलन, ठीक है। ठोस से गैस में आ रहा है तब भी क्या है, वो ऊर्ध्व पातन, ठीक है। अगर गैस से इसमें जा रहा है तब भी वो क्या है, ऊर्ध्व पातन, सेम है। इसका दूसरा नाम क्या है, निक्षेपण। ये आपके अवस्था परिवर्तन ही है, और इन्हीं को आप भौतिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में अवस्था परिवर्तन आता है, भौतिक परिवर्तन होता है ना पदार्थों में, भौतिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक, तो ये भौतिक परिवर्तन ही है। द्रव से गैस में जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, वाष्प, वाष्पन, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण कह दो, है ना। ठंडा होगा तो वो संघनन, संघनन, यह होता है इसके अंदर, ठीक है। ये अवस्था परिवर्तन हो गई आपकी, बस। और बस ये हो गया। अब गलनांक, क्वथनांक। गलनांक क्या है, गलनांक वही है कि जिस पर ये गल जाएगा, जिस पर ये गल जाए, है ना, जिस पर ये जम जाए, जिस पर ये गल जाए और जिस पर ये जम जाए, वो क्या है आपका, गलनांक है, ठीक है। जिस पर ये गैस में चेंज हो जाए और जिस पर ये गैस द्रव में चेंज होए,
वो क्या है आपका क्वथनांक है। ठीक है, गलनांक, भाई गलनांक है ना, गलनांक, गलनांक जरूरी नहीं है कि ठोस पे डिपेंड करें। तो अब जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, वो जल का गलनांक है, और बर्फ़ का भी, बर्फ़ का तो गलनांक है और जल का क्या है, हिमांक है। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो गलनांक दोनों पर ही डिपेंड करेगा। जिस पर ये जम जाए और जिस पर ये पिघल जाए वो क्या है आपका गलनांक। क्वथनांक भी सेम ऐसे ही कार्य करेगा। ठीक है, इसके बाद में है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन हो गया। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण इंपॉर्टेंट है, उधर ऊर्ध्वपातन के उदाहरण इंपॉर्टेंट है। क्या है, आयोडीन, कपूर, नौसादर यानी कि NH4Cl। ठीक है, और क्या है, एंथ्रासीन, नेफ्थिलीन ना, शुष्क बर्फ़ क्या होती है, CO2 होती है ना, इसको शुष्क बर्फ़ भी कहते हैं। तो ये भी इसी के अंदर जाएगी। शुष्क बर्फ़ है, ठोस से क्या हो जाएगी, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगी है। एक आता है एंथ्रासीन, एक आ जाएगा नेफ्थलीन। तो ये ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। अच्छा, एक संबंध और ध्यान रख लो कि MP समानुपाती दाब, ठीक है, और BP समानुपाती भी दाब हो जाएगा। यानी कि आप अगर दाब बढ़ाओगे तब भी आपका MP बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ाओगे तब भी BP बढ़ जाएगा आपका, सीधी सी बात है। त्रिक बिंदु क्या है कि ऐसा पॉइंट त्रिक बिंदु है ना, त्रिक ऐसा पॉइंट जहां पर आपको क्या हो, तीनों अवस्था देखने को मिल जाए। और यानी कि तीनों स्थितियां, या तो आप कह दो त्रिक बिंदु, हाँ सही है। त्रिक बिंदु क्या है कि जैसे कि जल है, अब जल को आप ऐसा पॉइंट जहां पर आप उसकी ठोस अवस्था प्राप्त करो, आप द्रव अवस्था प्राप्त कर लो, और आप गैस अवस्था भी प्राप्त कर लो, ऐसा पॉइंट क्या होगा, त्रिक बिंदु होगा। ठीक है, ऐसा पॉइंट क्या होगा, त्रिक पॉइंट होगा। तो जल के लिए जो त्रिक पॉइंट होता है ना, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में आप कह दो तो 273 है ना, और अगर एग्जैक्ट करो तो 273.15 केल्विन। 273 केल्विन भी सामान्य तौर पर चलता है, लेकिन 273.15 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया। बस एक होती है आपकी कृष्णिका, कृष्णिका क्या होती है कि जैसे कि अभी जैसे मान लो कि काजल है आपकी, है ना, काजल ले लो, जरूर नहीं है कृष्णिका काली हो, लेकिन फिर भी आप काजल लो, काजल लेंगे तो काजल क्या करेगी, अवशोषण करेगी, लेकिन ऐसी कंडीशन जिस पर क्या हो, वो उत्सर्जित करे, ऐसी कंडीशन जिस पर क्या हो कि जो अवशोषक पदार्थ है ना, वो क्या करे, उत्सर्जन करे विकिरण का, तब वो क्या है, कृष्णिका है। जैसे कि काजल है, काजल ने क्या किया, अवशोषण किया, लेकिन उसको आप गर्म करो तो उच्च ताप पर क्या होगा, वो विकिरण भी फेंकेगी, तो किसी कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। तो कृष्णिका विकिरण, और कृष्णिका क्या है, कृष्णिका तो वही है जो क्या करेगी, अवशोषण करेगी। पूर्णतया जो अवशोषण कर लेते हैं वही कृष्णिका होती है एक तरीके से। तो यानी कि अच्छी अवशोषक को अपन क्या कह देंगे, कृष्णिका। यह उच्च ताप पर संभव होता है कृष्णिका विकिरण, है ना। कृष्णिका काला होना कोई आवश्यक नहीं है। कृष्णिका के जो एग्जाम्पल है वो क्या है, काजल हो गया, प्लेटिनम की कालिक हो गई, सूर्य भी एक तरह से क्या है, कृष्णिका है। सूर्य भी क्या है, एक तरीके से कृष्णिका है। क्यों है, क्योंकि वो क्या करता है, उच्च ताप पर क्या करता है, उत्सर्जन कर देता है ना उच्च ताप पर। आदर्श कृष्णिका वह वस्तु है जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंगों के संपूर्ण विकिरण को क्या करे, पूर्णतः अवशोषित कर ले। अब आदर्श कृष्णिका की बात हो रही है, तो आदर्श कृष्णिका क्या करेगी, पूर्णतया उसको क्या कर लेगी, अवशोषित कर ले। कृष्णिका का काम ही क्या है, अवशोषण करना है, लेकिन आदर्श कृष्णिका क्या है, जो पूरे कंप्लीट 100% क्या करे, ऑब्जर्व करे, वो क्या है आपकी आदर्श कृष्णिका। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन है ना, एक सूत्र आपके बहुत काम आएगा ये।
इसमें रीट में काम आएगा एक सूत्र, वो क्या है कि TF बराबर M1 T1 प्लस M2 T2, और इधर क्या जाएगा आपका M1 प्लस M2। ये तो है आपके द्रव्यमान और ये आपके ताप है, ठीक है। ये द्रव्यमान है और ये क्या है, ताप है। अब क्वेश्चन पूछे, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ये है। अब क्वेश्चन है कि 30 लीटर के एक जल को 30 डिग्री के जल को, 30 डिग्री का 1 लीटर जल है, उसको आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है आपको। नहीं, गर्म नहीं करना, उसी के अंदर मिलाना है। देखो एक जल है आपका, ये कौन सा है, 30 डिग्री वाला। एक है आपका 50 डिग्री वाला जल है, इसको आपको इसके अंदर मिलाना है। इसका भी क्या है, 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, इसको आप 2 लीटर ले लो। 1 लीटर भी ले सकते हो आप, पर इसको आप 2 लीटर ले लो, सही रहेगा। ऐसा तो सेम हो जाएगा ना दोनों का द्रव्यमान, लेकिन आप 2 लीटर ले लो तो अलग अलग चलेगा ये। तो ये हो गया है ना। अब इसको आपको इसमें मिलाना है या इसको इसमें मिला दो, एक ही बात है। इसको इसमें मिला दो या इसको इसमें मिला दो। तो अब ये कितना हो गया, 3 लीटर हो गया है, 3 लीटर हो गया। तो 3 लीटर का ये ताप पूछ रहा है कि इसका ताप क्या है। अब इसका ताप क्या है, तो अपन क्या करेंगे, M1 कितना है, 1, इसका ताप कितना है, 30, ठीक है। फिर आ गए M2 2 है, और T2 क्या है, 50 है। नीचे क्या है, 1 + 2, ठीक है। यहाँ से आया 30 और ये 100 और 30 130 हो गया, 130 बट्टा इधर से गया 3। तो आपका ये, इसको आप पॉइंटों में निकाल लेना, क्या जाएगा ये, 3 चौक 12 और 1 0, 3 3 9.33, तो डिग्री सेल्सियस ये इसमें के अंदर आ गया है, ठीक है, ख़त्म। तो 43 डिग्री इसका जो औसत, मतलब इसका जो पूरा का जो 3 लीटर पात्र है ना, जो है पदार्थ, उसका क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों की मात्रा सेम दे दे, तो 1 लीटर और ये भी 1 लीटर हो, तो सीधा सट्ट क्या कर दो, दोनों को जोड़ 2 का भाग दो, 50 और 30 का भाग दो, 2 का भाग दो सीधा, 50 30 80, 80 बट्टा 2, जैसे अपन वो एवरेज निकालते हैं ना वैसे ही। तो इसका 40 डिग्री आ जाएगा अगर दोनों बराबर दे दे तो, क्योंकि देखो बराबर दे दोगे, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो नीचे आ गया 2, यहाँ पे भी 1 रखो, 30 से कम 30, 50 से कम 50, 50 और 30 80, 80 बट्टा 2, खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, न्यूमेरिकल आएगा ना तो ऐसा आएगा, और एक वो पीछे जो केल्विन से फ़ारेनहाइट से केल्विन वैसा आ जाएगा, ठीक है। एक ये आ सकता है कि न्यूटन का शीतलन का नियम है एक, है ना, उसका मतलब क्या है, न्यूटन का शीतलन का नियम, ये क्या है कि -dq/dt, ठीक है, समानुपाती dt/dt। अब ये dt का मतलब ये कि ये तापांतर है, इसको आप डेल क्यू लिख सकते हो ना, डेल क्यू लिख दो मेरे क्या है ना, -डेल क्यू और समानुपाती ये क्या है, डेल टी। अब डेल टी वो ये तापांतर, यानी कि तापांतर जितना ज़्यादा होगा ना, तो ये जो प्रवाह की दर है ना वो ज़्यादा होगी। ये जो प्रवाह की दर है, आवेश प्रवाह की दर, वो क्या है, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इसको यानी कि T फाइनल - T इन्फिनिटी, कुछ ऐसे कर दो ना, ये तापांतर है। जैसे मान लो मैं कह दूं कि 100 है, 100 डिग्री से आपको कहाँ तक आना है, 50 डिग्री पे, ठीक है ना। तो उच्च ताप से निम्न ताप आती है उष्मा क्या होती है, उच्च ताप से निम्न ताप। तो ये जो आएगी ना, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड कुछ भी मान लो आप, है ना, इसकी स्पीड मान लो कि x है। अब मैं कह दूं कि 60 से आपको 50 पे जाना है, 60 से आपको 50 पे जाना है, 60 डिग्री से आपको 50 डिग्री पे जाना है, तब जो इसकी स्पीड है ना वो y होगी। तो पता है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और ये y है ना इससे ज़्यादा होगा, यानी कि y x ज़्यादा होगा, y x से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तापांतर कम है और यहाँ पर ताप का अंतर कितना है,
ये कितना ताप कम हो रहा है 50 और ये तो 10 ही कम हो रहा है ना, तो ज़्यादा तापांतर होगा तो इसके आवेश के जो प्रवाह की दर है ना, ये ऊष्मा के प्रवाह की दर वो ज़्यादा होगी, और कम तापांतर होगा तो कम होगी। इसलिए जो कोई भी गर्म चीज़ है ना वो जल्दी ठंडी हो जाती है, कोई भी गर्म चीज़ होगी ना वो जल्दी ठंडी होगी। लेकिन ठंडी चीज़ कोई सामान्य चीज़ है उसको आप ठंडी करोगे ना तो वो समय ज़्यादा खाएगी, लेकिन जिसका ताप ज़्यादा है ना वो जल्दी तुरंत, जैसे चाय है, चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। लेकिन अभी जल है, जल है ना, तो जल ऑलरेडी पहले से ठंडा है तो कितना ठंडा होगा, सही है ना, तो वो धीरे धीरे होगा, होगा अभी तो धीरे धीरे होगा, सही है, ये चीज़ है। इसलिए ये न्यूटन का शीतलन का नियम यही काम करेगा। बस एक है स्टीफन का नियम, एक क्या है स्टीफन। स्टीफन का नियम क्या है कि ई समानुपाती T4। ई क्या है उत्सर्जन दर, ऊर्जा की उत्सर्जन की जो दर होती है ना वो क्या है ये, और ये है आपका परमताप, ये हो गया। एक आता है वीन का नियम। वीन का नियम क्या आता है कि लैम्डा m समानुपाती 1/T, 1/T, और T यहाँ पर क्या है परमताप ही है, तो यानी कि तरंग दैर्ध्य, ये कहना चाहता है कि तरंग दैर्ध्य समानुपाती 1/T के। ये कुछ नियम है जो इम्पोर्टेंट तो है नहीं खैर, लेकिन फिर भी आ जाए तो ये है। तो अपने तो मेन जो इसमें है ना वो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन था वो क्या है, अभी आपको बताया दिया, ये वाला सूत्र था जो कहा गया, मिटा दे उसको ना, वो सूत्र था वो इम्पोर्टेंट था। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में सहायक है, देखो क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में सहायक है ताप में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन। जब पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन होगी ना उसमें कौन सहायक होगा भाई, ताप में परिवर्तन करेंगे तब दाब में परिवर्तन, तो दोनों होगा, दोनों है ना, दोनों। ताप में परिवर्तन करें तब तो अवस्था परिवर्तित होगी, जैसे कि ताप बढ़ा रहे हो तो गैस। लेकिन आपने देखा होगा कि जो गैस सिलेंडर होता है उसमें आप दाब बढ़ाते हो, दाब, तब वो द्रव हो जाती है, गैस से द्रव में चेंज हो जाती है। इसलिए द्रव दाब का भी, क्योंकि उच्च ताप और निम्न ताप पर ही वो गैस उसमें भरी जाती है, तभी तो द्रवित हो जाती है। तो LPG यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, यही तो है वो, ठीक है। तो दोनों का प्रभाव पड़ता है, आ गई बात समझ में। इसलिए एक होती है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा वो क्या होती है, लेटेंट हीट बोलते हैं उसको, यानी कि लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जैसे मान लो कि ये है क्या ठोस, ये क्या है बर्फ है, और ये द्रव है, या फिर आप इसको जल कह दो, जल। तो इसको आप गर्म कर रहे हो, तो गर्म करता करता पता है ये कहाँ तक आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 डिग्री पे, है ना, ये क्या जाएगा आपका 0 डिग्री पे, ठीक है। अब 0 डिग्री पे क्या होगा, ये इसमें चेंज होगा, तो ये बर्फ, ये जो जल है ना ये भी कितने का है, 0 डिग्री सेल्सियस का है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गई, अवस्था परिवर्तित। अब आप ये बताओ कि यहाँ पर भी आपने यहाँ पे इसको ताप दिया, ताप बढ़ा रहे हो आप इसको, ठीक है, लेकिन अवस्था चेंज हो रही है ना, तब तो ताप बढ़ रहा ही नहीं है, तो ये जारी कहाँ पे ऊष्मा, फिर तो ऊष्मा जो जारी है ना वो अवस्था परिवर्तन में जा रही है, अर्थात अवस्था परिवर्तन में यूज ऊष्मा क्या होगी, गुप्त ऊष्मा होगी। यहाँ पर है, इसको आप कह सकते हो गुप्त ऊष्मा। देखो ताप है ना, ताप यहाँ पर नियत रहता है, ताप क्या होगा, नियत होगा। आप ऐसे समझ लो कि जब अवस्था नियत है, जब क्या है अवस्था नियत है, तब ताप तो क्या हो रहा है, चेंज, तब ताप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन जब ताप नियत है तब क्या होगी, अवस्था क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे अभी इसका जो उदाहरण आता है ना वो ये आता है, ये क्वेश्चन भी आता है कि जो भाप है ना, भाप वो ज़्यादा गर्म क्यों होती है, और जो जल होता है, गर्म जल, उबलता हुआ जल, वो मतलब इसकी अपेक्षा में जो भाप होती है ना, ये भाप है, तो भाप से आप ज़्यादा जलते हो, है ना, ज़्यादा जलन होती है, जबकि इससे कहती कम। दोनों का ताप है ना 100 डिग्री है, ध्यान रखना, दोनों का ताप क्या है, 100 डिग्री है, फिर भी भाप से ज़्यादा जलोगे, क्योंकि
क्योंकि इसमें है ना अवस्था परिवर्तन हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा उष्मा, ये गुप्त उष्मा है ना, ये भी आ रही है, और इसी के कारण आपको जलन ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके अंदर उष्मा का मान ज़्यादा आ रहा है, तो ज़्यादा जलन पैदा होगी ना बजाय इसके, ये इसका कारण होता है। ठीक है, ये हो गया, तो बस फिनिश है ये। तो इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं। एक एक घनत्व के बढ़ते हुए क्रम, घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस। ठोसों का क्या होता है? घनत्व ज़्यादा होता है ना। अरे भाई गैस में क्या होता है? गैस का आयतन ज़्यादा होगा तो घनत्व कम होगा। तो गैस का जो घनत्व है, गैस का जो घनत्व है वो कम होगा, फिर द्रव का ज़्यादा, फिर ठोस का ज़्यादा, सीधी सी बात है। क्योंकि गैस का क्या होता है? आयतन ज़्यादा होता है, आयतन होता है ना वो हाई होता है, जबकि घनत्व क्या होता है? वो कम होता है। ये एक पॉइंट था। ठीक है, हो गया है।